जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आज मुज़म्मिल पे वापस आने का बहुत-बहुत शुक्रिया। रात का 2 बज रहा है, मैंने अभी दिल की बात की एपिसोड रिकॉर्ड की है। सोचा साथ ही अब बैठे हुए हैं तो आज मुज़म्मिल भी निपटा दें। पिछले दिनों एक साहब ने मैसेज किया, उन्होंने कहा कि यार आप स्टार्ट में सेगमेंट के अंदर थोड़ा-सा अपना बैकग्राउंड दे दें, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो दैट वुड बी वेरी नाइस। मुझे नहीं लगा था कि लोग इंटरेस्टेड हैं उसके अंदर, बट अगर हैं तो आई विल इंटीग्रेट दैट फ्रॉम नाउ ऑन 2-3 मिनट्स ऑफ माय बैकग्राउंड। मेरी ज़िंदगी जो है वो अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा-सा मैं दुबई से तंग आ गया हूँ। पाकिस्तान से मैं निकला था ये सोच के कि यार थोड़ा-सा ग्लोबलाइज़ करें अपने आप को और थोड़ा-सा देखें कि यार दुनिया भर में क्या चल रहा है। पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है कि बंदा स्टैग्नेट कर गया था। मैक्सिमम जो मैं कर सकता था, जो पढ़ सकता था, वो मैंने पढ़ लिया था। आई थिंक कि मेरी ग्रोथ पर्सनली ख़त्म हो गई थी। तो दुबई वाज़ वेरी इंसाइटफुल। उसमें ज़ाहिर है कि आपको एक ग्लोबल दुनिया किस तरह काम करती है, ग्लोबल बिज़नेस किस तरह काम करता है। ख़ासकर जो हम इस्लामाबादी हैं ना, हम लोगों का मसला ये है कि हम एक ब्यूरोक्रेटिक टाउन है, हमें नौकरी पेशा लोग हैं, बिज़नेस-विज़नेस का इतना आइडिया नहीं होता। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद में 5, 8, 10 लाख रुपया कमा लूँ, तो मैं एटलीस्ट उस टाइम के ऊपर तो मैं बड़ा सोचता था कि यार मैंने तो बड़ी छत फाड़ ली है, मेरी औकात से बहुत ज़्यादा मैं कमा रहा हूँ। लेकिन जब आप दुबई आते हैं ना तो आपका सही मानों में एक 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 दिमाग खुलता है, जिसमें आप आपका फिर एस्पिरेशन बिल्कुल बदल जाती है। आप सोचते हो यार 5-10 लाख रुपया क्यों भाई? मैं तो 10 करोड़ रुपया कमाऊँ महीने का, क्या मसला है? अगर मैं हलाल का कमा रहा हूँ तो कमाना चाहिए। तो आई थिंक दैट वाज़ वेरी नाइस। ख़ासकर मुझे चूँकि पाकिस्तान में मार-शार भी पड़ चुकी है इस चीज़ के ऊपर, मिडल क्लास तो दिस तो दैट। तो मैं बहुत ही एक अजीब से शेल में चला गया था और मुझे जो है वो आई थॉट कि मैं मज़ीद शायद ग्रो नहीं कर पा रहा और उसके लिए दुबई वाज़ द ईज़ीएस्ट पॉइंट, तो मैं इधर आ गया और मैंने पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा सीखा भी है, बहुत ज़्यादा ग्रो भी किया है, बहुत सारे लोगों से मिलकर मेरा जो विज़न है वो बहुत हद तक चेंज हुआ है। जो कि मैं बातों को बहुत सीरियसली लेता था, वो मैं अब ईज़िली इग्नोर भी कर लेता हूँ और मैं अब थोड़ा-सा एक इन अ वे मैं थोड़ा-सा सेल्फिश भी हो गया हूँ। अपना, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का सोचना बाद में देखी जाएगी बिकॉज़ आखिर में आपको कोई बचाने वाला नहीं होता अगर हालात लेफ्ट राइट होते हैं। नॉनदलेस दुबई वाज़ गुड, 2 इयर्स हो गए, लेकिन अब सच्ची बात है कि दुबई से बस हो गई है। इट्स अ बिट टू कैपिटलिस्ट। ठीक है, उसने दिमाग खोला, उसने विज़न बढ़ाया, लेकिन उसकी भी कोई लिमिट होती है ना, कोई मतलब ये है कि इन्फिनिटली बस बंदा दौड़ में ही लगा रहा है पूरी ज़िंदगी के यार, नहीं इतना नहीं तो इतना, इतना नहीं तो इतना। यहाँ पर बड़े से बड़ा आदमी भी जो है वो उस दौड़ में है क्योंकि उससे कोई बड़ा और है जो कि एक्ज़िस्ट करता है। तो आई थिंक लास्ट फ्यू मंथ्स मेरे दुबई में हैं, या तो मैं इसके बाद कोई देखूँगा कि अगर मेरा आगे कोई किसी और मुल्क शायद कोई यूके-शूके कोई अमेरिका-शमरीका कोई सिस्टम हो रहा हुआ, तो वहाँ की कोशिश करेंगे। नहीं होता हुआ तो पाकिस्तान आ जाएँगे। लेकिन आई थिंक कि दुबई से बस हो गई है। इट वाज़ गुड व्हाइल इट लास्टेड बट आई थिंक थोड़ा-सा अब जो है वो स्मॉल टाउन फ़ील्स की याद आ रही है। कहीं पे सेटल होना आई वुड प्रेफर जहाँ पर जो है ना इतना ज़्यादा पैसा, पैसा, पैसा नहीं है हर तरफ और ब्रांड्स और बड़ी गाड़ियाँ और शशके-मशके नहीं है। थोड़ा-सा यू नो ब सिंपल सी ज़िंदगी हो, बंदा एक सर्टेन अमाउंट कमाए, उस पे खुश रहे। आई थिंक थोड़ा-सा मैं ये ज़िंदगी गुज़ारना चाहता हूँ। सेपरेटली पाकिस्तान से जब निकला था ज़ाहिर है वहाँ पर जो है वो मेरे बहुत ज़्यादा पीकेआर में अर्निंग्स थी, तो ग्लोबली आप उसको नहीं सस्टेन कर सकते। तो 2 साल मेरे लगे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाइनली आई फ़ील लाइक आई एम एट अ प्लेस वेयर आई हैव बीन एबल टू बिल्ड स्ट्रक्चर्स जिसमें मैं वैल्यू एडेड तरीके से मैं अपनी डॉलर में अर्निंग कर सकता हूँ। तो उसमें ज़ाहिर है कमर्शियली कंपनी के साथ तो काम करना एक बात है, बट सेपरेटली मैंने अब कम्युनिटी पूरी लॉन्च की है, मैं एक कोर्स चला रहा हूँ, तो उसके अंदर एक सस्टेनेबल तरीके से एक अर्निंग भी आ रही है, वो चल भी रही है। दुबई में अनफॉर्च्यूनेटली वो अर्निंग वैसे तो देखने वाले को बड़ी लगेगी कि यार अच्छे पैसे कमा रहा है, लेकिन दुबई वो आपका सारा पैसा निचोड़ लेता है टू द एक्सटेंट कि इस टाइम के ऊपर मेरे पास गाड़ी लेने के पैसे नहीं हैं। 2 साल हो गए हैं मैं गाड़ी नहीं ले सका। तो दुबई आई डोंट नो, आई मीन पीपल लव इट, आई हैव अ लॉट ऑफ मिक्स्ड फीलिंग्स। आई थिंक या तो बहुत कोई अमीर लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, या जो कॉर्पोरेट में नौकरियाँ कर रहे हैं जिनके बच्चों की स्कूल की फीस पेड फॉर है, हेल्थ इंश्योरेंस पेड फॉर है, उनके लिए अच्छा है। जो स्मॉल एंड मीडियम टाइप लोग हैं, फ्रीलांसर टाइप लोग हैं, जिन्होंने अपना सिस्टम से चलाना है, जिनको कंपनी के लिए भी हर साल पे करना है, जिनको हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी पे करना है, बहुत सारी चीज़ों के लिए पे करना है, उनके लिए दुबई इज़ प्रोबेबली नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन लॉन्ग टर्म। तो हाँ, मेरी ज़िंदगी में आजकल यही चल रहा है कि एक तो मेरा वो जो काम-धंधा जो मज़ा आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, मैं फिर से एक नई फ्रेश चीज़ कर रहा हूँ। कम्युनिटी बिल्डिंग इज़ वेरी एक्साइटिंग, आई थिंक दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ डिजिटल इन पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसमें मुझे हमेशा से शौक होता है कि नई चीज़ एक्सप्लोर की जाए, नई चीज़ फिगर आउट की जाए। जिस तरीके से पॉडकास्ट थी 2019-20 में, उस टाइम में मज़ा आता था पॉडकास्ट करने में, बंदा नई-नई चीज़ें कर रहा था, ऐसे लोगों को लेकर आ रहा था जो पहले कभी नहीं आए या पहले आना भी नहीं चाहते, उनको लेकर आना, उनको ह्यूमनाइज़ करना। अब ये है कि पॉडकास्ट में सच्ची बात है बिल्कुल मज़ा नहीं आता, लोग स्क्रिप्ट्स लेकर आए हुए होते हैं और सेम कन्वर्सेशन है, वो मेरे पास भी आ रहा है बंदा, वो 4 और जगहों पे जा रहा है। कोई ऐसा बंदा नहीं है
जिसको मैं ला सकूँ और कोई और ना ला सकता हो, तो मेरा लाने का क्या फ़ायदा? वो वाला हिसाब है। कमेंट्री में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसी वज़ह से जो मैं दिल की बात कर रहा हूँ। लेकिन सेपरेटली जो ये कोर्सेज़ और कम्युनिटी वाला पूरा चीज़ है ना जिसमें मैं आजकल घुसा पड़ा हूँ, इस पे बड़ा मज़ा भी आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह उस पे क्योंकि लोगों के साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है, तो एक तो आपको ये नहीं होता कि यार मैं बस अपनी दुनिया में हूँ, वन वे और पता नहीं लोग देख भी रहे हैं, नहीं देख रहे, खुश भी हो रहे, नहीं हो रहे। तो जब आप वन टू वन लाइव इंटरैक्ट करते हैं, आपको इम्पैक्ट का एहसास होता है। तो दैट इज़ वेरी फुलफिलिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वर्क वाइज़ वो चीज़ अच्छी चल रही है और फिर साथ आगे यही है कि ज़िंदगी में क्या करना है, फैमिली को पासपोर्ट-शासपोर्ट लेके देना है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेटलमेंट की फीलिंग वो अनफॉर्चुनेटली मिसिंग है, तो उसकी दौड़ में लगे हुए हैं। नॉनदलेस चलते हैं जी सवालात की तरफ। सबसे पहला सवाल है बहुत बड़ा इन साहब ने लिखा है, मैं इसको समराइज़ करके आपको बता देता हूँ। इन्होंने बेसिकली ये कहा है कि यार मैं एफएससी में मेरे अच्छे मार्क्स मैट्रिक में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, तकरीबन कोई 86%। फिर एफएससी में मैं थोड़ा-सा डगमगा गया तो मेरे 74% आए, थोड़े से कम हो गए। मैंने एनईडी का टेस्ट दिया क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कहा कि यार एनईडी दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी है, उधर ही जाओ। उसमें मैं कंप्यूटर साइंस में जाना चाहता था, लेकिन मेरा कंप्यूटर साइंस में नहीं हुआ, मेरिट बहुत हाई था। उस पे मेरे फादर और मेरे भाई ने फ़ोर्स किया कि यार तू इंजीनियरिंग ही कर वरना तेरा कोई फ्यूचर नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा तू कुछ भी कर ले, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कुछ भी कर ले एनईडी से तेरा फ्यूचर निकल आएगा। मैं नहीं करना चाह रहा था, बहुत प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी थी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था। नॉनदलेस इवेंचुअली मेरा मैकेनिकल में मेरा ख़्याल है हो गया और मैं उसके अंदर घुस गया। जब मैं घुसा तो पेरेंट्स तो मेरे बड़े खुश हुए, मैंने कोशिश भी की मैं किसी तरह निकल जाऊँ, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई सर्किट-शर्किट में कोई शौक नहीं है। आई थिंक इलेक्ट्रिकल कर रहा होगा ये, सर्किट की बात कर रहा है। बट नॉनदलेस उसने कहा कि जी अम, मुझे ये बात समझ आ गई कि मैकेनिकल इज़ द मदर ऑफ इंजीनियरिंग लाइक इंजीनियरिंग शुरू ही मैकेनिकल से हुई लेकिन मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। ख़ैर मेरे वालिद साहब ने मुझे फ़ोर्स किया, वालिद साहब बड़े खुश हैं, लेकिन मैं अब डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, मेरा पैशन नहीं है, मुझसे खाया नहीं जा रहा। वो जो तमाम टेल टेल साइन्स होते हैं ना कि एक लड़का जो है वो फुल डिप्रेशन में जा रहा है और उससे उसकी हेल्थ भी इम्पैक्ट हो रही है, उसका मेंटल स्टेट भी इम्पैक्ट हो रही है। वो तमाम चीज़ें उसने बताई, उसका वेट लूज़ हो रहा है और उसको लग रहा है कि मैं ये स्टडी नहीं करना चाहता और अगर मैं ये 4 साल पढ़ भी लिया तो मैं इसको परस्यू नहीं करूँगा। सवाल उसका ये है कि क्या मैं किस तरीके से इसको मैं फ़िक्स कर सकता हूँ? मैं क्या ऐसा घुमा सकता हूँ? ज़रूरी नहीं है कि मुझे कंप्यूटर साइंस ही करना हो, लेकिन मैं कुछ तो कर सकूँ जिसके अंदर मैं जो है वो अपना पैशन के साथ अपनी यूनिवर्सिटी परस्यू कर सकूँ। क्या यूनिवर्सिटी एक डिग्री लेने के लिए होती है या यूनिवर्सिटी किसी पर्पस या डिग्री कोई पर्पस के साथ हो तो वही होती है? तो इसके ऊपर सर मैं बहुत छोटा जवाब दूँगा। आई डू फ़ील फॉर यू ये बहुत सारे पाकिस्तानी की कहानी है, ये एक आप अकेले नहीं है। आई थिंक अ वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल उनको इतनी या तो करियर काउंसलिंग नहीं होती या उनका एक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है जिसके ऊपर पीपल हू हैव नो स्टेक, नो स्किन इन द गेम वो आके आपके लिए डिसीजंस ले रहे होते हैं और फिर वो आपको तबाह कर देते हैं। क्योंकि जब आप 4 साल बाद ग्रेजुएट करेंगे तो आपके वालिद साहब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, वो आपके सर पे ही डालेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बड़ी एक अफ़सोसनाक बात है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में। होना ये चाहिए कि एफएससी के बाद पेरेंट्स चुप करके आके बोलें कि भैया तेरी ज़िंदगी है, तूने आगे करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है, हम तुझसे पूछेंगे, बट तू डिसाइड कर तूने करना क्या है। जो बच्चा मैंने देखा है पुट्ठी से पुट्ठी डिग्री भी अगर बच्चे ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे की हो और उसको ये एहसास हो कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मैं फेल हुआ तो मुझे लोग बोलेंगे, तो वो उसमें सक्सेस ढूँढता है वन वे और द अदर। लेकिन जो बच्चा आज अपने पेरेंट्स के खाते में बैठ जाता है ना और ये सिर्फ़ डिग्री में नहीं होता, ये शादियों में भी होता है, ये हर डिसीज़न में होता है जहाँ पर पेरेंट्स की मर्ज़ी से अपने ओपिनियन के बरक्स अगर आप एक डिसीज़न ले लें, तो पूरी ज़िंदगी आप एक एंटाइटल्ड ब्रैट बने बैठे रहते हैं। आप सोचते हैं यार मैंने तो डिसीज़न लिया ही नहीं, ये तो उसकी गलती है, ये तो उसकी गलती है, ये तो उसकी गलती है। हर बंदा जो है ना वो पूरे मुआशरे को कसूरवार ठहराता है, वो खुद नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? क्योंकि जो डिसीज़न का टाइम था, उस वक़्त उसको डिसीज़न नहीं लेने दिया। तो पर्सनली मैं आपकी जगह होऊँगा ना तो मैं इसी वक़्त ये माइंड बनाऊँगा कि भैया अगर नहीं समझ आ रही ना, मैं लड़ूँ, मरूँ, थ्री इडियट्स वाला सीन है, लेकिन मैं जाऊँ और जाके मैं पेरेंट्स को बोलूँ कि नहीं हो रही मुझसे, मैं फेल हो जाऊँ, लेकिन मैं नहीं करूँ इसको और मैं फिगर आउट करूँ, कोई ऐसा मसला नहीं होता सर। मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने ईयर ऑफ लिया। मेरा लम्ज़ में दाखिला हुआ था इकोनॉमिक्स में, मेरा नहीं मूड था इकोनॉमिक्स में जाने का। मैं कंप्यूटर साइंस में मैंने फ़ास्ट में अप्लाई किया, मेरा नहीं हुआ। मैंने उसके बाद 1 साल ऑफ लिया। पूरे मुआशरे ने बोला देखो ज़रा निकम्मा फ़ारिग बैठा रहा है और मैं हालाँकि अपनी एज से आगे था। तो मैंने जब अपनी डिग्री शुरू की फ़ास्ट की कंप्यूटर साइंस की, तो मैंने 20 साल की उम्र में की। मेरे से एक बड़ा मेरा करीबी दोस्त था जो कि 16 साल की उम्र में डिग्री शुरू कर रहा था। वो 20 साल की उम्र में ग्रेजुएट कर गया। मैं 24-25 साल की उम्र में ग्रेजुएट किया और उस टाइम में मेरा यही था कि यार देखो ज़रा मैं तो पीछे रह गया और ये हो गया, वो हो गया। लेकिन मैंने अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो भी था, तो मैंने उसको मेक श्योर किया कि मैं उसको कॉम्पेंसेट करूँ।
आज आप लेकर आएँ 34 इयर्स का मैं हूँ। अल्लाह का शुक्र है अच्छे-अच्छे 34 ईयर ओल्ड से मैं बेहतर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा करियर सेट है, मैं अर्निंग्स मेरी बहुत सारों से ज़्यादा हैं। तो लॉन्ग इनफ टाइमलाइन में इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप आज ये डिग्री छोड़ते हैं, आप कोई और डिग्री परस्यू करते हैं, तो थोड़े अरसे पेरेंट्स आपके नाराज़ होंगे। लेकिन ये याद रखिएगा पेरेंट्स ने कमा के नहीं देना, आपके भाई ने आपको कमा के नहीं देना, भाई की शादी हो जाएगी, वो अपने काम से काम निकल जाएगा। इवेंचुअली आपकी ज़िम्मेदारी होगी आपकी ज़िंदगी, आपकी ज़िम्मेदारी होगी आपकी बेगम और आपके बच्चों की ज़िंदगी। तो आपने डिसीज़न लेना है। ये जो लेफ्ट राइट होता है ना कि यार नहीं वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा? ओ भाई आपका सर का दर्द है, वो जो भी बोलता रहे, वो नाराज़ हो, आपके पेरेंट्स गुस्से हों, ये हों, वो हों, आपने कहीं न कहीं उसको टैक्टफुली बिल्कुल ही आपने रिबेलियस नहीं हो जाना लेकिन टैक्टफुली आपका काम है कि आप अपने पेरेंट्स को, अपने इर्द-गिर्द के लोगों को कन्विंस करें और आखिर में वो करें जिसके ऊपर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। तो पर्सनली मैं ये कहूँगा कि डू नॉट डू अ डिग्री फॉर पर्पसलेसली डोंट डू अ डिग्री क्योंकि ये फॉर्मिडेबल ईयर्स हैं आपके। इसमें आप जो है ना आपके पास टाइम भी है, आप चीज़ों को सीखते भी हैं, आप एब्ज़ॉर्ब भी करते हैं। 4 साल ब्रेन डेड डिग्री करेंगे ना, फिर आप इतने सख्त हो चुके होंगे कि फिर आप कहेंगे कि यार ये जो मैंने ब्रेन डेड डिग्री की है इसी में मुझे जॉब चाहिए, इसी में मुझे सक्सेस चाहिए। और चूँकि आपने वो पैशनेटली की ही नहीं है, तो ना आप वो जॉब अच्छे से कर सकते हैं। फिर आप एक सिफ़ारिशी तौर पे किसी जॉब में घुसेंगे, फिर आप ग्रो नहीं कर रहे होंगे, फिर आप बैठ के जो है ना वो मीन मेख निकालेंगे कि यार ये लड़के जो है ना वो सियासी जो अच्छे होते हैं जो अब बॉस की टीसी करते हैं वो तो आगे निकल जाते हैं, मुझ जैसा जो है ना ज़हीन आदमी आगे नहीं निकलता। नहीं भैया वो आगे जो निकल रहे हैं, उनका पैशन है। तो इस वजह से वो अच्छा-सा परफ़ॉर्म करते हैं, वो एफर्टलेसली काम करते हैं। अगर आप छुट्टी टाइम के बाद 4 घंटे बैठे हुए भी हैं, अगर आपकी प्रोडक्टिविटी ही नहीं है, अगर आपका पैशन ही नहीं है, तो यू विल नेवर बी एबल टू परफ़ॉर्म वेल एंड यू विल नेवर बी एबल टू ग्रो। आप पूरी ज़िंदगी जो है ना, वो ज़लील होंगे। तो आज ये एक छोटी-सी मिस्टेक है, जो कि आपके पेरेंट्स की वजह से आपने कर ली हुई है। उसको जितना जल्दी रेक्टिफ़ाई करेंगे, उतना जल्दी आप अपनी ज़िंदगी को राइट ट्रैक पे लेकर आएँगे। पर्सनली दैट इज़ माय एडवाइस। ज़ाहिर है अगर पेरेंट्स लड़ने-मरने पे आ जाएँ और कहें कि जी तुझे हम आग कर देंगे अगर तू छोड़ के चला गया और यूनिवर्सिटी तूने छोड़ दी, तो वो एक डिफरेंट सिचुएशन है। अब वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ केसेज़ के अंदर ऐसा नहीं होता। पेरेंट्स गुस्सा ज़रूर करते हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन अगर आप उसको वन वे और द अदर टैक्टफुली इस पोज़ीशन में ले आएँ कि भैया नहीं हो रही ना, अब मैं क्या करूँ? और उसके बाद फिर जाके आप अपना जो भी परस्यू करना चाहते हैं वो करें, तो वो हो जाता है। इट्स नॉट अ बिग डील। जहाँ तक एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी, आपने कहा कि एनईडी का मेरिट बहुत हाई होता है। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये होगी फ़ास्ट कराची है, बहुत अच्छा कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम है, आप उधर ट्राई कर लें। पर्सनली आई वुड से एनईडी से बेहतर है। एनईडी का ब्रांड बना हुआ है लेकिन एनईडी कंप्यूटर साइंस में उस तरह से मतलब ठीक है, चलती है बट कोई नेक्स्ट लेवल नहीं है। फ़ास्ट में ये है कि आप ऑनेस्टली किसी भी कैंपस चले जाएँ, पेशावर और फैसलाबाद वाले में ना जाएँ, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के किसी भी कैंपस में चले जाएँ। आपका जो ये ग्रेड्स है ना 86% और 74% में बहुत ईज़िली आपका उसमें एडमिशन हो जाएगा। आप अभी ऑनेस्टली स्टॉप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, टेक अ ईयर ऑफ, रीअप्लाई reapplied for fast and then get into any campus and just go. So that's my recommendation. बाकी गुड लक। अच्छा जी, अगला सवाल है अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल भाई, होप दिस ईमेल फाइंड्स यू इन हाई स्पिरिट्स। आई एम एन एविड लिसनर डा 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 डा। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एमबीबीएस खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर, सेकंड ईयर ऑफ एमबीबीएस। मैं बहुत स्मार्ट था एकेडमिकली, 96% मैट्रिक में, 95% एफएससी में, माय गॉड! और मैंने एमडी कैट भी अपनी पहली अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह पास कर लिया। अब मैं जो है वो बड़ा परेशान हूँ अपने फ्यूचर के बारे में और ख़ासकर डॉक्टर्स के बारे में इस कंट्री में, क्योंकि आपको पता है कि बाहर जाना आसान नहीं है और पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत कम पैसे कमाते हैं, उनका फ्यूचर कोई इतना ज़बरदस्त नहीं है। तो क्या मैं सिर्फ़ एमबीबीएस पे ही फ़ोकस करूँ या मुझे कोई साथ स्किल भी सीखनी चाहिए है? मैं चाह रहा हूँ कि मैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस सीख लूँ और मैं एक कोर्स कर लूँ आरफ़ा करीम टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर से, क्योंकि मुझे लगता है कि एआई हेल्थ केयर के अंदर उसका बड़ा फ्यूचर है और बड़ा पोटेंशियल है। आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है? क्या ये अच्छी चीज़ है एमबीबीएस के साथ एआई सीखना और मेडिकल और एआई को मिक्स करना, या मुझे कुछ और करना चाहिए इसके बारे में मुझे बताएँ? सर बेहतरीन सवाल है। आई एम ग्लैड कि आपकी उम्र में आप सेकंड ईयर में हैं। आई एम अस्यूमिंग यू आर 19-20, आप इस तरह से सोच रहे हैं और इस तरीके से आपने 2 डिस्टिंक्ट चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई किया और फिर आपने देखा कि उसको मैं मर्ज करके किस तरह से वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ। ये तो फ्यूचर प्रूफ, मतलब आप एक जो फ्यूचर का जो जो वर्कर है ना, आप वो ऑलरेडी बन चुके हैं, आपका माइंडसेट ऑलरेडी वो है। सो थम्स अप फॉर दैट, बहुत खुशी हुई है सुन के। अब जहाँ तक आपका ताल्लुक है एआई आपको आई थिंक डेफिनिटली सीखनी चाहिए। और उसमें ज़ाहिर है आपने बोला कि एमबीबीएस या मेडिकल डोमेन के अंदर एआई की बहुत सारी आने वाले वक़्त में एप्लीकेशंस हैं। डेफिनिटली आपको अगर फंडामेंटल्स ऑफ एआई होंगी, तो आप उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, अगर आप कोई बहुत टेक्निकल एआई के अंदर भी नहीं घुस रहे, एआई इंजीनियरिंग के अंदर भी नहीं घुस रहे, ये मैं अक्रॉस द बोर्ड सबको बोलूँगा
कि एआई के बेसिक टूल्स के साथ एक्वेंट होना शुरू कर दें, बिकॉज़ फ्यूचर में वो बहुत रिलेवेंट होंगे। लोग कभी-कभार आके डराते हैं कि यार हर फ़ील्ड जो है वो एआई से रिप्लेस हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपकी जो फ़ील्ड है वो आपको डोमेन नॉलेज देती है। उस डोमेन नॉलेज के साथ जो एक्चुअल डे टू डे आपने काम करना है ना, जो ऑपरेशनल ब्रेन डेड काम होता है, जो कि किसी भी फ़ील्ड में होता है। अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग होती है, मेडिसिन के अंदर आप जो है ना बैठ के सुबह-शाम एक ही तरह के पेशेंट्स को डील कर रहे हैं। पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर के पास बहुत लिमिटेड टाइम है। तो एआई जो है ना वो बेसिकली आपको फैसिलिटेट करेगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए और जो ब्रेन डेड काम है वो अब ओवरऑल जो है वो एआई या टेक्नोलॉजी कर लेगी। और ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी का काम है या एक होलिस्टिक डोमेन नॉलेज के साथ प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस को ढूँढना है, वो फिर आप लोग करेंगे। अगर आप वो प्रॉब्लम सॉल्वर हुए, अगर आप क्रिटिकल थिंकर हुए, तो डेफिनिटली आप बहुत राइज़ करेंगे। अगर आप पत्थर पे लकीर रट्टू तोता होंगे और आपको होगा कि यार बस जो है ना मैं ये लोगों को जो है ना पैनाडोल देता रहूँ, वो बस आएगा आके कहेगा सर बुखार हो गया, मैंने पैनाडोल दी और उसको भेज दिया, तो फिर ज़ाहिर है आपका फ्यूचर नहीं होगा, वो तो चैट जीपीटी भी कर लेगा। अब जहाँ तक आपकी फ़ील्ड का ताल्लुक है, देखिए हेल्थ केयर पर्सनली मैं आपको एक बात बताऊँ, यूरोप के अंदर उसका बहुत पोटेंशियल है। आपने कहा बाहर जाना आसान नहीं है, मैं आपको कहूँगा बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मुश्किल डेफ़िनिटली इस तरह से हो सकता है कि यार पढ़ना बहुत पड़ता है, एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं वगैरह-वगैरह। लेकिन अगर मैं डिमांड साइड की बात करूँ, तो यूरोप के अंदर एजिंग पॉपुलेशन है, वहाँ पर एक स्टडी अभी मैंने पिछले दिनों ही पढ़ी है यूरोपियन यूनियन की। बाय 2030 4 मिलियन उनको हेल्थ केयर वर्कर्स चाहिए, 1.4 मिलियन डॉक्टर्स चाहिए, 1.6 मिलियन गालिबन जो है ना उनको नर्सेस चाहिए और बाकी आप इसको प्लस कर लें 1 मिलियन के करीब उनको केयर गिवर्स चाहिए। यानी कि बिल्कुल लो वैल्यू जो कि ओल्ड एज होम्स में हेल्प करते हैं वगैरह-वगैरह, ये नर्सिंग से भी नीचे का है, एक बेसिक बिल्कुल एंट्री पॉइंट के ऊपर ये जॉब्स हैं। सो हर लेवल के ऊपर फ्रॉम वेरी, वेरी हाइली क्वालिफाइड डॉक्टर्स टू मीडियम क्वालिफाइड नर्सेस टू लो क्वालिफाइड जस्ट ह्यूमन केयर गिविंग हेल्पर्स, जो कि लिटरली बीए करके जो है वो जा सकते हैं। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर यूरोप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, हाई पेइंग जॉब्स हैं, आने वाले वक़्त में ये मज़ीद डिमांड इंक्रीज़ होगी। सिमिलरली कनाडा में आप देख लें, वहाँ पे हेल्थ केयर का बड़ा मसला हुआ हुआ है, उनको बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो भी इवेंचुअली फुलफिल करेंगे। जापान आल्सो अनदर वन ऑफ दोज़ कंट्रीज़ जहाँ पर हेल्थ केयर का होगा। इसमें जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा लोग मिस करते हैं और ख़ासकर मैं हेल्थ केयर वालों को बोल रहा हूँ कि जहाँ पर आप एआई सीख रहे हैं, अच्छी बात है, फ्यूचर प्रूफ स्किल है, उसको डेफ़िनिटली सीखें। आप ज़रूर इसके बारे में एक्सप्लोर करें कि यार मैं अपना एमबीबीएस करके मैं बाहर किधर जा सकता हूँ। और उसमें मैं आपको बताऊँ जो सबसे बड़ा एज है ना, कोई और चीज़ नहीं चाहिए आपको। आप अगर फ़िनलैंड जाते हैं, तो आपको उनकी लोकल ज़ुबान चाहिए, आपने डेनमार्क जाना है, आपको उनकी लोकल ज़ुबान चाहिए। ज़ुबान हमारा बंदा नहीं सीखता और ज़ुबान इज़ अ मेक और ब्रेक। मतलब आप हर बंदा कहता है जी इंग्लैंड में घुस जाऊँ, मैं एनएचएस में घुस जाऊँ, मैं अमेरिका में यूएसएमएल करके घुस जाऊँ। भई वहाँ पर तो हर इंग्लिश स्पीकिंग जा रहा है, पूरा इंडिया यूएसएमएल में जाना चाहता है, पूरा पाकिस्तान यूएसएमएल में जाना चाहता है। लेकिन डेनमार्क में उस हिसाब से डॉक्टर्स अप्लाई नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ज़ुबान सीखनी है। तो वहाँ पर एक बहुत छोटी स्किल सीख के आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जर्मनी में रिक्वायरमेंट है, आप जर्मन सीख लें। सो बहुत सारी ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी हाई पेइंग हैं। वहाँ पर आप अपना मेडिसिन का करियर परस्यू कर सकते हैं, आप बहुत कंफर्टेबली रह सकते हैं। उसमें जो एक बैरियर टू एंट्री है वो लैंग्वेज है, क्योंकि ज़ाहिर है एक ह्यूमन इंटरैक्शन की जॉब है, उसके अंदर आपको डेफ़िनिटली लोकल लैंग्वेज लाना आना लाज़मी है। तो ये मेरी एक रिकमेंडेशन होगी तमाम लोगों से। जनरली बहुत सारी और फ़ील्ड्स में भी ये रिक्वायरमेंट है, ख़ासकर जो आपकी ये ह्यूमन इंटरैक्शन वाली फ़ील्ड्स हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को बहुत सीरियसली अब सोचना चाहिए। रशिया में अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, रशियन सीखनी है। पूरे यूरोप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, लैंग्वेजेस सीखनी है। चाइना में इमर्जिंग अपॉर्च्युनिटी आ रही है, जापान के अंदर इमर्जिंग अपॉर्च्युनिटी आ रही है। तमाम इकोनॉमीज़ एजिंग हैं, इनको बंदे चाहिए और वो तमाम इकोनॉमीज़ के अंदर उनको लोकल लैंग्वेजेस में चाहिए होंगे। अनफॉर्च्युनेटली हमारे लोग इतना नहीं सीख रहे। बट नॉनदलेस कुछ फूड फॉर थॉट्स हैं। पर्सनली आई थिंक एज अ डॉक्टर यू शुड नॉट वरी अबाउट इट टू मच एज लॉन्ग एज यू हैव अ ग्लोबलाइज्ड विजन, एंड आई थिंक यू डू। तो आई थिंक यू विल बी सक्सेसफुल विद द डायरेक्शन दैट यूर ऑन। गुड लक विद द एआई कोर्स। अगला क्वेश्चन है जी, डियर मुजम्मिल, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। आई एम राइटिंग टू सीक योर गाइडेंस ऑन द मैटर दैट हैज बीन कॉजिंग मी डिप्रेशन. I'm ABC and a 19-year-old student from Pakistan. I am currently studying in grade 11th ICS, computer science पढ़ रहे हैं जी, FSC. After completing my matriculation, I had planned to pursue A levels. मैंने जो है जी एक एडमिशन लिया ओ ए लेवल्स के स्कूल में, क्लासेस लेना शुरू कर दी। पता लगा जी वो ब्रिटिश काउंसिल से एफिलिएटेड नहीं है और एडमिशन जो है वो प्राइवेटली भेज रहे हैं। खैर मुझे पता लगा, मैंने उसके बावजूद वहाँ पढ़ता रहा और मुझे कोई मसला नहीं हुआ। जब ए लेवल्स मैनेजेबल था, मैं बड़े आराम से उसको कर पा रहा था। जब एडमिशन भेजने की बारी आई, अच्छा, ए लेवल्स में मैंने इस वजह से दाखिला लिया क्योंकि मैंने देखा है कि वहाँ पर जो आपके एफएससी हैं, उसके अंदर जो चेकिंग का निज़ाम है, वो बड़ा रट्टों वाला होता है, फालतू सा होता है।
और वो जो है ना बिल्कुल बुक डेफिनेशन वाला होता है। ए लेवल्स में थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, कोई फ़लसफ़े की बात होती है। जो है ना अगर मैं अपना एक्चुअल थॉट लिखूँ, तो मेरे एफएससी में कम मार्क्स आएँगे। ए लेवल्स में अगर मैं जेन्युइनली चीज़ों को समझ के उसके बारे में जवाब दूँ, तो मैं ओवरऑल बेहतर मार्क्स ले सकता हूँ। एक बेहतर मोर नुआंस्ड और फेयर असेसमेंट सिस्टम है ए लेवल्स का। ख़ैर मेरा प्लान इस वजह से ख़राब हो गया क्योंकि जो मेरा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एएस जो मेरा पहला साल होता है उसमें एडमिशन नहीं भेजा। उन्होंने कहा जी आप दोनों एक साथ दे दीजिएगा एएस और ए2 जो कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर स्कूल्स जो हैं वो तोड़-तोड़ के भेजते हैं। ख़ैर हुआ ये कि मैंने वो बाय द एंड ऑफ इट जब मैंने किया तो मेरे 2 साल उसमें ज़ाया हो गए। उन्होंने मेरा रिज़ल्ट भी नहीं भेजा और अब मैं ए लेवल से निकल के अब मैं इंटरमीडिएट में आ गया हूँ। हालाँकि मुझे यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड भी हूँ और ज़ाहिर है आई अंडरस्टैंड लाइक 2 साल पढ़ने के बाद फिर इवेंचुअली जो है वो आपको फिर से पढ़ना पड़ रहा है, वो भी एक गंदे सिस्टम में पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि जब आपने ए लेवल्स सिस्टम में पढ़ लिया ना, तो उसके बाद आपको एफएससी समझ नहीं आएगा। आपको होगा कि यार ये क्या बकवास रट्टा टाइम ज़ाया हो रहा है मेरा। नॉनदलेस आपको वो भी करना पड़ रहा है। और अब जो है वो मेरे पेरेंट्स ने मुझे उस टाइम पे भी बोला था कि ये जो है ना ये ज़लील कराएँगे, तो मुझे उसका भी अफ़सोस हो रहा है। प्लस जो है मैं अब देख रहा हूँ कि मैंने जो टाइम ज़ाया किया है उसको मैं किस तरह से आई कैन मेक अप फॉर दैट टाइम। स्कूल जो है वो इवेंचुअली क्लोज़ हो गया क्योंकि वो था ही 2 नंबर और अब मैं और बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं। मुझे बस एडवाइस ये चाहिए कि किस तरीके से मैं इसको आई कैन मेक अप फॉर द टाइम जो मुझे सेटबैक हुआ है। मैं ज़ाहिर है अपना एक एकेडमिक परसूट्स का मैक्सिमम पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ, आई वांट टू गेट बैक ऑन ट्रैक और जो मेरे एक्स्ट्रा गैप ईयर्स आए हैं उसके बारे में मैं क्या करूँ? अच्छा जी, थोड़ी देर पहले जैसा मैंने आपको एक साहब को बताया था पर्सनली पहली चीज़ दिमाग से ये निकाल दें गैप ईयर्स, मेरा टाइम ज़ाया हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये बड़ी पाकिस्तानी चीज़ है जिसमें हम जो है जी वो करते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट हो जाए। बेशक अंदर से बंदा खोखला हो, लेकिन दिखाने के लिए ना देखो जी टाइम पे इधर से ग्रेजुएट हुआ, उसका ये ठप्पा लगा, उसके इतने मार्क्स आए, वो अगली जगह पे चला गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप अमेरिका जाएँ, तो अमेरिका में आप कम्युनिटी कॉलेज या एवरेज कॉलेजेस में जाएँगे, आपको नज़र आएगा यार 25 साल, 28 साल, 30 साल का बंदा भी बैचलर्स की डिग्री कर रहा है। अच्छा मास्टर्स में पाकिस्तान में आप जाते हैं, आपको सारे के सारे बच्चे कौन नज़र आते हैं? बच्चे ने पहले बैचलर्स किया, ₹1.5 की उसको कुछ समझ नहीं आई कि वो कर क्या रहा है। बस उसने रट्टे लगा-लगा मार्क्स ले लिए। फिर वो ग्रेजुएट कर गया, उसको किसी ने नौकरी नहीं दी क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उसको कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ही नहीं आती, कोई उसका पैशन ही नहीं है किसी इंडस्ट्री में वो जाए और जाके कहीं काम करे। तो अब वो फ़ारिग बैठा क्या किया 6 महीने फ़ारिग बैठा, अगले साल मास्टर में एडमिशन ले लिया। आपको सारे 23, 24, 25 साल के लोग मास्टर्स करते हुए नज़र आएँगे। ना उसको बैचलर्स की सेंस थी, ना उसको अब मास्टर्स की सेंस है। दुनिया में क्या होता है? दुनिया में आप बैचलर से ग्रेजुएट करते हो, बैचलर्स में भी आप एक्सप्लोर करते हो, अच्छा यार मैंने एक्चुअली करना क्या है, फिर आपको कुछ समझ आती है, दिमाग खुलता है, फिर आप उसको परस्यू करते हो, फिर आप ग्रेजुएट करते हो, कहीं नौकरी करते हो, 4-5 साल लगाते हो, आपको सेंस मिलती है, यार अगर मैं कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट किया हूँ, तो हो सकता है मैं नौकरी में वेब डेवलपमेंट करूँ या मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट करूँ, बैक एंड डेवलपमेंट करूँ या मैं जो भी जिस फील्ड में मैं मेडिसिन के अंदर अगर हूँ, तो मैं एक डॉक्टर ग्रेजुएट किया हूँ, मैं हाउस जॉब वगैरह करके 4-5 साल मैंने पहले मार्केट में काम किया, फिर मुझे सेंस बनी कि यार मैं एक्चुअली जो है ना वो गैस्ट्रो में जाना चाहता हूँ या मैं दिमाग के उसमें जाना चाहता हूँ, जिसमें भी जाना चाहता हूँ। तो उसके बाद मैं डिसीज़न लूँगा कि मैंने स्पेशलाइज़ेशन किस तरह करनी है, किस चीज़ में करनी है। पाकिस्तान में मास्टर्स गिना जाता है एज़ ये ठप्पा जिससे आपकी नौकरी लग जाएगी क्योंकि बैचलर्स वाले को लग नहीं रही तो मास्टर्स से नौकरी लग जाएगी। और वजह उसकी वही है जी गवर्नमेंट की नौकरियों के पीछे सबने जाना है, उसमें अब वो जो है ना वो बढ़ाई जा रहे हैं क्योंकि बंदा इतना ज़्यादा पढ़-पढ़ निकली जा रहा है, तो पहले वो बैचलर्स माँगते थे, तब भी 50,000 एप्लीकेशन्स होती थी, 50 मत बच्चा होता था। अब उन्होंने कहा यार नहीं मिनिमम मास्टर्स डिग्री, तो अब उसमें जो है वो सब के सब दौड़ में लग गए कि किसी तरह मास्टर्स डिग्री कर लें, सीटें वही 50 हैं। तो भाई 20,000 बच्चा मास्टर्स कर लेगा, क्या फ़ायदा होगा? पॉइंट मेरा ये है, बाहर जब हम जाते हैं ना, तो वो लोग 30-30, 35-35 साल की उम्र में मास्टर्स कर रहे होते हैं। उनका बड़ा डिफरेंट जर्नी होती है, वो ऐज को खाते में ही नहीं लाते। हमारे यहाँ तो ऐज का एक अजीब-ओ-गरीब सिस्टम है। तो पहली चीज़ आपने दिमाग से ये निकालनी है, जो गैप ईयर, मेरा टाइम ज़ाया हो गया, मैं पीछे रह गया। मैंने आपको अभी बताया है, मैं जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर रहा था, मेरे जितने साथ के दोस्त यार थे, अपार्ट फ्रॉम 2-3 और लोग जो कि मेरे साथ मेरी तरह गैप ईयर लेके बैठे हुए थे, मेजॉरिटी जो मेरे सबसे करीबी दोस्त हैं ना, वो मेरे से 2-2 साल छोटे हैं। एक मेरा बहुत करीबी दोस्त मेरे से 4 साल छोटा है। कोई ऐसा मसला नहीं है। कोई ऐसा नहीं हुआ कि यार मैं पीछे रह गया या मैं किस लेवल पे हूँ, वो तो देखो आगे निकल गए। हम ऐज पे ही ना अपने कैलकुलेशन करते रहते हैं। किसी तरीके से हमने एक एक दौड़ जीतनी है। हमने अपने दोस्तों से भी जीतनी है, अपने कज़न से भी जीतनी है, मुआशरे से जीतनी है। तो आप मुआशरे को छोड़ें, अपनी टेंशन खाएँ। जहाँ तक आपका ताल्लुक है, हो गया एक अनफॉर्च्यूनेट इंसिडेंट था, हो गया। अब आपने आगे जाना है। अब जब आगे जाना है तो स्टेप बाय स्टेप इसको चलाएँ, इसको अपना हावी ना कर लें। ये पूरी ज़िंदगी आपकी इसके अराउंड नहीं है, ये बहुत छोटी-सी चीज़ है हॉनेस्टली। योर एजुकेशन इज़ सपोज्ड टू बी समथिंग जो कि आपको ग्रोथ दे, आपको एक्सपोज़र दे। दैट इज़ द एक्सटेंट ऑफ इट। बाकी आपने लाइफ़ में लेफ्ट राइट क्या करना है, मैं आपकी जगह करूँगा ना,
तो मैं क्या करूँगा, मैं एफएससी अब करूँगा, जैसे-जैसे मैंने करना है और मैंने उसको एग्ज़ाम देना है, पास करना है, आगे जाना है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उसको भी डिग्री करनी है, पास करनी है, आगे निकलना है। साथ-साथ जो इन जगहों से मैं सीख रहा हूँ, ज़ाहिर है एफएससी से शायद आप मज़ीद ना सीखें, क्योंकि आप ए लेवल्स ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे यूनिवर्सिटी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वो मैं अब्ज़ॉर्ब करता रहूँगा। मीनव्हाइल अब आपको अगर ये सेटबैक मिल गया है ना, तो नॉर्मली जिन लोगों को सेटबैक मिला हुआ होता है, वो उनका ना एक दरवाज़ा खुल जाता है, क्योंकि वो जो एक पत्थर पे लकीर फ़ॉलो कर रहे होते हैं, वो उससे हट के फिर वो थोड़ा सोचना शुरू करते हैं, उनकी थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग आती है, थोड़ी रिस्क एपेटाइट उनकी बढ़ जाती है। तो मैं आपको कहूँगा इसको पॉज़िटिवली चैनल करें, अपनी रिस्क एपेटाइट बढ़ाएँ, साथ-साथ कोई काम-धंधा ढूँढें, कोई फ्रीलांसिंग देख लें कि आप कुछ कर सकते हैं, कोई पैसे कमा सकते हैं साइड पे। मतलब अब आपने जो 2 साल ए लेवल्स किया, वो तो रिपीट ही हो रहा है ना एफएससी में, कोई आप नई चीज़ तो नहीं सीख रहे। तो दैट मीन्स नाउ यू हैव एक्स्ट्रा टाइम। You do not have to, yes, you have to go to school maybe every day, बट यू डोंट हैव टू सिट देयर एंड टेक क्लासेस एंड लर्न समथिंग न्यू। दैट इज टू से अगर आप अभी एफएससी कर रहे हैं बैठ के स्कूल जाके, अगर आप प्राइवेट एग्जाम आपने देने हैं, तो वो तो जब भी आपने एग्जाम का टाइम आएगा आप दे दीजिएगा। मीनवाइल आप जाएं और जाके आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ करें। चले आप, मैं कहता हूँ आप ये भी ना करें, आप कोई फ्रीलांसिंग ना करें, आप स्किल सीख लें, इस टाइम के ऊपर अपनी ग्रोथ के ऊपर इन्वेस्ट करें। जाएं जाके कोई डिज़ाइन की स्किल सीख लें, कोई एआई की स्किल सीख लें, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लें, कुछ भी वैल्यू ऐड करने के लिए अपने अंदर ऐड कर लें। होगा क्या? होगा ये, बाकी बच्चे जो 18 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी को आ रहे होंगे, वो डायरेक्टली आ रहे हैं, वो पत्थर पे लकीर अपना उन्होंने कोर्स का काम किया, उसी को उन्होंने उसके ऊपर उन्होंने एग्ज़ाम दिया, मार्क्स लिए और यूनिवर्सिटी आ गए। आप भी यूनिवर्सिटी आएँगे, उनसे शायद 2 साल बड़े होंगे, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा एज है, उसके साथ आपके पास एक्सपोज़र भी होगा, आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल होगी, जो कि आपको एज देगी ग्रोथ के लिए आने वाले वक़्त के अंदर। तो डोंट वेस्ट दिस टाइम, फॉरगेट अबाउट द एफएससी, ए लेवल्स, व्हाटएवर, यू हैव टाइम, यू आर स्पेंडिंग टाइम। ये भी हो सकता था कि आप ए लेवल से ग्रेजुएट करते, आप 2 साल यूनिवर्सिटी ना जाते, बहुत सारे लोग नहीं जाते, पूरी दुनिया में नहीं जाते, पाकिस्तान में भी मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। तो उस टाइम के ऊपर अगर आप 2 साल नहीं जा रहे होते, आप क्या करते? आप कोई कौ जॉब-शॉप पकड़ते, आप कोई इंटर्नशिप ले लेते या आप कोई कोर्सेज़-शोर्सेज़ करके अपनी स्किल्स के अंदर इज़ाफ़ा कर लेते। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इनमें से कोई भी चीज़ करें, एक्सपोज़र बनाएँ। मैंने जब 1 साल ऑफ लिया था ना, तो मैंने ये फ़ोटोग्राफ़ी और ये वीडियोज़ बनाना शुरू कर दी थी। वीडियोज़ तो मैं ख़ैर उस वक़्त नहीं बना रहा था, फ़ोटोग्राफ़ी से मैंने शुरू किया था और मैंने फिर शादियों पे जाके फ़ोटोग्राफ़ी करना शुरू की और मैंने फिर 5, 8, 10 हज़ार रुपया भी कमाया। मार्केट में देखा कि यार एक्चुअल काम होता क्या है? डिफरेंट मैंने ट्रैवल-श्रैवल किया, उससे मुझे एक्सपोज़र मिला। मुझे दुनिया की समझ आई कि दुनिया काम किस तरह से करती है, क्योंकि जब आप स्कूल की दुनिया में होते हैं और आपके पेरेंट्स ने आपको एक शेल्टर्ड दुनिया दी हुई होती है, तो बस आप उसी में खोए हुए होते हैं। जब आप थोड़ा-सा दुनिया को बाहर से जाके देखते हैं, तो आपको प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड के एनवायरनमेंट की समझ आती है। फिर जब आप यूनिवर्सिटी जाते हैं ना, तो आप उसको बड़े एक प्रैक्टिकल लेंस से देख रहे होते हैं और आप चीज़ों को अब्ज़ॉर्ब भी फिर बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। तो मेरे हिसाब, मैं तो पर्सनली ये कहता हूँ, हर इंसान को ईयर ऑफ लेना चाहिए। हाई स्कूल के बाद 1 साल वो जाए, ट्रैवल करे। अगर उसकी ट्रैवलिंग की इस्तिताअत नहीं है, किसी काम धंधे पे लग जाए, अपने किसी चाचू-वाचू के साथ दुकान पे लग जाए, जो भी है, जिस लेवल के ऊपर है, वो कोई इंटर्नशिप करे, वो कोई काम धंधे पे लगे और 1 साल काम-धंधा करने के बाद ना, जब उसको मेहनत करने के दौरान उसके दिमाग में कोई थॉट आएगी कि यार काश अगर मेरे पास ये स्किल हो ना, तो मैं ये कर लूँ और उससे मैं ऐसे आगे चला जाऊँ। तब वो जो फीलिंग है, उस फीलिंग के ऊपर उसको कैपिटलाइज़ करना चाहिए यूनिवर्सिटी जाके। बजाए इसके कि काम-धंधे का पता नहीं है, बस डिग्रियों पे डिग्रियाँ करी जा रहे हैं। जब ग्रेजुएट करते हैं, फिर सोचते हैं कि यार इसको अब मोनेटाइज़ किस तरह से करना है। अब उस तरह से उस टाइम के ऊपर तो आप कुछ नहीं फिर पढ़ सकते, आपका पूरी ज़िंदगी गुज़र गई होती है। तो आपके पास ये एक्चुअली मेरे हिसाब से अपॉर्च्युनिटी है। येस, यू हैव टू डू गिव एफएससी एग्ज़ाम्स, बट टेक दिस एज़ एन ईयर ऑफ, यूज़ इट एज़ एन एक्सप्लोरेशन टूल एंड व्हेन विद दैट एक्सप्लोरेशन, मैं आपको गारंटी दे के कहता हूँ कि आपकी ग्रोथ वंस यू स्टार्ट यूनिवर्सिटी वर्सेस एवरीवन एल्स की ग्रोथ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। नॉनदलेस, अगले सवाल पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 33। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल सर, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई ट्रूली अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क। आई एम अ 19-year-old boy from a village in South Punjab, but currently doing BS IT in Multan. I'm in first semester right now. Because of your videos, I have developed interest in reading books. I've started reading some religious books, but I want to read some books which would change my personality. I want to be more mature. So there would be no person who is more suitable than you to recommend me some good books. Tell me, being a 19-year-old teenager, which kind of books and articles should I read? I would be glad if you pick my question and answer it. May Allah bless you. Thank you so much, sir. अब देखें, इसमें जो है ये बड़ा ओपन एंडेड सा आपने सवाल किया है कि मुझे बस बुक्स पढ़नी है क्योंकि मैंने मैच्योर होना है। आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग वे टू लुक एट इट। आई थिंक आपको इसमें अपना हर किताब से आप मैच्योर होंगे। आप हर जो नॉलेज आप कंज्यूम करेंगे, चाहे वो बुक्स के थ्रू हो, चाहे वो पॉडकास्ट के थ्रू हो, चाहे वो इवन फ़िल्म्स जब आप देखते हैं, तो आप उससे कहीं न कहीं कुछ अब्ज़ॉर्ब कर रहे होते हैं और आप मैच्योरिटी की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये तो मैच्योरिटी ढूँढने के लिए बुक्स पढ़ना इज़ नॉट अ दैट्स नॉट
एनीथिंग। व्हाट कुड बी समथिंग इज़ कि आप पहले अपने इंटरेस्ट्स को आइडेंटिफ़ाई करें। आप ड्रीमर हैं, आप फैंटेसी की दुनिया में रहते हैं, आप इमेजिनेशन में अच्छे हैं, आप अ, ड यू नो आप आर्टिस्ट टाइप के हैं, तो आप फ़िक्शन पढ़ें, आप विज़ुअलाइज़ करें इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में। जिस तरह मेरी बेगम है, वो फ़िक्शन पढ़ती हैं, उनको मर्डर मिस्ट्रीज़ का बड़ा शौक है, वो उसको पढ़ती हैं, उससे वो बहुत ज़्यादा चीज़ें भी सीखती हैं, कैरेक्टर्स के बारे में, सिचुएशंस के बारे में और उससे ज़ाहिर है उनके अंदर एक बड़ी एवोल्यूशन आती है, उसको आप मैच्योरिटी भी कह सकते हैं, उसको आप जैसे भी देख सकते हैं। या हो सकता है कि आप जो है वो बिज़नेस में इंटरेस्टेड हों, तो आप बिज़नेस रिलेटेड बुक्स पढ़ें। या आपके दिमाग में हो कि यार मैंने बड़े होके बड़ा आदमी बनना है, तो आप प्रोडक्टिविटी के रिलेटेड बुक्स पढ़ें। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ बुक्स हैं, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको फ़ायदा दे सकती हैं। और अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट को नहीं समझेंगे, अगर आप सेल्फ अवेयरनेस नहीं लेकर आएँगे, तो फिर आप बुक्स ले तो लेंगे, लेकिन शायद आप उनको कंप्लीट ना कर सकें या आप बोर हो जाएँ दरमियान में। तो ये पहला तो ये मेरा एक वो है कि थोड़ा-सा ज़रा इनवर्ड होके सोचें कि एग्ज़ैक्टली बुक्स पढ़नी क्यों हैं? लाइफ़ के गोल्स क्या हैं? चाहते क्या हैं? पैशन क्या है? और उसके हिसाब से फिर ढूँढें। अच्छा, दूसरा एक अगर मैं रिकमेंडेशन करूँ, क्योंकि मैंने वैसे पिछले दिनों एक मैंने बुक्स की पता नहीं कौन-सी वीडियो थी जिसमें मैंने बुक्स की पूरी लिस्ट बताई थी। वो आप चेक कर सकते हैं, पिछली 2-3 वीडियोज़ आगे-पीछे करके, उसमें मैंने बताई भी है। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड कर सकूँ, क्योंकि आपने बोला आप हैं जी, अल्लाह भला करे, साउथ पंजाब के गाँव से और आपने बीएसआईटी कर रहे हैं मुल्तान से। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आपको ना स्टीव जॉब्स की ऑटोबायोग्राफी मिलेगी। 1 सेकंड, हाँ, स्टीव जॉब्स की और इलॉन मस्क ऑटोबायोग्राफी। अच्छा, ये दोनों की दोनों जो हैं वो एक ही बंदे ने लिखी हुई हैं, वॉल्टर इसैक्सन, बड़ा ये एक मशहूर बायोग्राफर है। और इनफैक्ट अगर मैं इसको सर्च करूँ, तो इसकी सारी किताबें आ जाएँगी। अम तो इसकी जो है ना वो काफ़ी सारी किताबें हैं, इलॉन मस्क के बारे में है, स्टीव जॉब्स के बारे में है, बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में है, लियोनार्डो डा विंची के बारे में है। तो काफ़ी सारे उसके बारे में ही हैज़ रिटन अबाउट बायोग्राफीज़ अबाउट डिफरेंट अमेरिका के एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में है, हेनरी किसिंजर वेरी फेमस डिप्लोमैट, उसके बारे में। सो पर्सनली क्योंकि आप आईटी से ताल्लुक रखते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क एज़ अ स्टार्टर इनकी बायोग्राफी पढ़ें। इलॉन मस्क की बायोग्राफी पीपल लव इट अ लॉट, इट गिव्स देम अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव। उससे होगा बेसिकली ये कि आपकी इंडस्ट्री में आपको नज़र आएगा कि जो जो इस इंडस्ट्री को बनाने वाले लोग हैं, वो किस तरह से सोचते हैं, वो किस तरह से प्रॉब्लम्स को अप्रोच करते हैं, वो किस तरह से प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूँढते हैं। तो जो आपको करियर है ना, जो पाकिस्तान में मेजॉरिटी बच्चों का मसला है कि उनको करियर की सेंस नहीं है, करियर होता क्या है? मतलब मैं वो आके मुझसे इस तरह के सवाल पूछते हैं कि मैं कौन-सी डिग्री करूँ जिसका स्कोप है? अबे स्कोप से नहीं डिग्री बताई जाती, पैशन से डिग्री बताई जाती है। आपको किस चीज़ में शौक है, किस चीज़ का इंटरेस्ट है, वो स्कोप आप निकाल लेते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। दूसरा ये कि जॉब जो होती है ना, वो ये नहीं होती कि मैं डिग्री की हुई है तो मैं एंटाइटल हूँ कि मुझे आप नौकरी दें और मुझे पैसे दें। जॉब बेसिकली ये होती है कि दुनिया में कहीं न कहीं कोई कंपनीज़ जो हैं वो लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए लोग उनको पैसे देते हैं। अगर आप उनकी उस प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनकी मदद कर सकते हैं और पैशनेटली कर सकते हैं, तो आपको डेफ़िनिटली नौकरी भी मिलेगी और आपको ग्रोथ भी मिलेगी। अभी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का फ़लसफ़ा है ना, ये अगर आप जाएँगे और जाके आप लेट्स से इलॉन मस्क या स्टीव जॉब्स या किसी की भी बायोग्राफी पढ़ेंगे, तो आपको उनका कॉन्टेक्स्ट पता लगेगा कि इन लोगों ने किस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग को अप्रोच किया और उसकी वजह से ये लोग जो इतने बड़े बिलियनियर्स बन गए, definitely they must be good businessmen, and they were smart enough to grow themselves in terms of business, but they always approached the problem statement and tried to provide solutions for it. जो ग्रोथ थी वो बिल्ट इन थी बिकॉज दे वर सो पैशनेट अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो उस पर्सपेक्टिव के लिए अगर मैं आपको एज अ स्टार्टर दो किताबें दे सकूं, तो ये वॉल्टर इसहाकसन साहब हैं, उनकी इलॉन मस्क और स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी जरूर पढ़ लें। आई थिंक इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव एंड अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी वर्सेस अ लॉट ऑफ योर पीयर्स, जो कि शायद इस वक़्त बस बहुत डिफरेंट फ्रीलांसिंग वाली मेंटालिटी में जो है ना आईटी कर रहे होंगे, यार मैं $500 कमा लूँगा, मैं $100 कमा लूँगा। वो वेरी सॉर्ट ऑफ टनल विज़न, व्हेयरएज़ दीज़ बायोग्राफीज़ विल गिव यू अ वाइडर पर्सपेक्टिव। अच्छा जी, हाय मुज़म्मिल भाई, आई होप यू आर डूइंग वेल। सर, आई हैव बीन फॉलोइंग योर वर्क ऑन यूट्यूब फॉर क्वाइट सम टाइम एंड टीबीटी इज़ माय फेवरेट पॉडकास्ट। Thank you for all the effort. I am a student of political science from District Khyber, ex-FATA, currently in the third semester of my BS program. Recently, I watched your response regarding civil service, and I was shocked to learn that it might not be a good career decision. My entire focus has been preparing for civil service. If it's not a good choice, what should I focus on as a student of political science? Please guide me. अच्छा सर, देखें, हर एडवाइस हर इंसान के लिए नहीं होती। सो इंडिविजुअल्स के लिए ना स्पेसिफिक होती है। ओवरऑल मेरा ओपिनियन यही है कि सीएसएस
कोई बहुत अच्छा करियर रह नहीं गया। प्राइवेट सेक्टर विल बी मच मच मोर यूज़फुल इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। सीएसएस के अंदर जो है ना वो वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो बेचारे ज़लील होंगे। और अगर ख़ासकर लास्ट टाइम वाले भाई ने ये बात बोली थी कि जी मैं सीएसएस में जाके दुनिया बदलना चाहता हूँ, तो मैंने उनको ये बात बोली थी कि भैया दुनिया नहीं आप बदल सकते। हाँ, ये है कि अगर आपने बस चुप करके बैठ के जो है ना एक करियर बनाना है, तो आप वो करियर बना लें। हैविंग सेड दैट आपका जो जो फ़ोकस एरिया है, वो आपका पॉलिटिकल साइंस है। टेक्निकली आप सीएसएस कर सकते हैं क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस वाले हैं। टेक्निकली आपका जो पाथवे है वो गवर्नमेंट या पब्लिक सर्विस बनता है। अब पब्लिक सर्विस में मल्टीपल ऑप्शंस आती हैं। उसके अंदर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी काम कर सकते हैं, उसमें आप उसमें काम कर सकते हैं, अल्लाह भला करे आपका थिंक टैंक्स जो होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कर सकते हैं, जिसमें ज़ाहिर है आपको एक पाथवे परस्यू करना पड़ेगा। आप ग्रेजुएट करेंगे, तो आपको पहली फुर्सत में स्कॉलरशिप्स ढूँढनी चाहिए, जो कि आपको बाहर की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च के लिए मास्टर्स या उसके ऊपर फर्दर स्टडीज़ के लिए अपॉर्च्युनिटी मिले। वा क्योंकि नॉर्मली जो थिंक टैंक वाली पूरी की पूरी कम्युनिटी है ना, वो एक रोटेशन से आती है। वो पाकिस्तानियों को खाते में नहीं लाते। उसमें अगर आप पाकिस्तानी होते हुए जाएँगे तो वो ना आपको लिफ्ट कराएँगे, ना आपको सीरियसली लेंगे। अगर आप पाकिस्तान से निकलेंगे बाहर कोई स्कॉलरशिप पे, इरेस्मस मंडस की स्कॉलरशिप पे या फुलब्राइट की स्कॉलरशिप पे, अमेरिका-शमरीका घूम कर एक दफ़ा उस सर्किट से होकर वापस आएँगे, तो ऑटोमैटिकली आपका एक बड़ा सीरियस कंटेंडर होंगे आप जॉब मार्केट के लिए। उसमें फिर आपका डेवलपमेंट सेक्टर है, वो खुल जाता है इस्लामाबाद के अंदर। यूएन की जॉब्स हैं, डेवलपमेंट सेक्टर में बहुत सारी हैं, यूएनडीपी की जॉब्स हैं, सेव द चिल्ड्रन इस तरह की हैं। यूएसएड टाइप ऑर्गेनाइजेशंस या उससे रिलेटेड बहुत सारा डेवलपमेंट सेक्टर वर्क था। वो एक क्वेश्चन मार्क है, अभी ट्रम्प जो है वो यूएसएड के ऊपर फंडिंग अपनी ख़त्म कर रहा है, तो उसका फ्यूचर क्या है वी डोंट नो। बट उसकी सिमिलर कैटेगरी के अंदर बहुत सारी और गवर्नमेंट यानी कि जो आपकी जर्मन एड है जिस तरह, या जापान की अपनी है, तो इस तरह की बहुत सारी जॉब्स एग्जिस्ट करती हैं। डेफिनिटली जो आपकी डिग्री है दैट्स अ डिफिकल्ट वन, क्योंकि आप अगर इसको कंपेयर करें विद लेट्स से कंप्यूटर साइंस, या इसको कंपेयर करें विद डॉक्टर या दिस एंड दैट, तो वो जो उनके बड़े क्लियर करियर पाथ्स हैं ना प्राइवेट सेक्टर के, वो पॉलिटिकल साइंस में उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करते। इसमें अगर पॉलिटिकल साइंस में मैं देखूं तो जर्नलिज्म एक बड़ा लेजिटिमेट करियर है, उसको आप पोटेंशियली परस्यू कर सकते हैं। वो समवॉट प्राइवेट सेक्टर में भी आता है, लेकिन इट हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम्स एज़ वेल। नॉट द मोस्ट लुक्रेटिव करियर, बट देन देयर आर पीपल जिन्होंने उसको लुक्रेटिव किया है। तो आप उसको भी देख सकते हैं। सिविल सर्विस अगेन आप देख सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट डेफिनिटली इसमें इम्पोर्टेंट है। आप किस इलाके से आ रहे हैं? क्या आप यानी कि आप सोशियो इकोनॉमिक क्लास में कहाँ पर हैं? अगर आप ये सोचते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब पिछले दिनों मुझे वो लड़का मिला, अब वो मुझे पता है ना वो इस्लामाबाद में रहने वाला, उसके वालिद साहब मेरा ख़्याल है सेक्रेटरी रिटायर्ड थे, और वो जो सेक्रेटरी रिटायर्ड फैमिली है ना पुराने वक़्तों की, वो बड़े टशन में है। वो उसके इर्द-गिर्द के सारे दोस्त यार जो हैं वो सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, बाहर होते हैं, डॉलर्स में कमा रहे हैं, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। अब वो जब मुझे कह रहा है कि यार मैं सीएसएस में जाना चाहता हूँ क्योंकि फ्यूचर तो सीएसएस है, तो वो गलत कह रहा है। क्योंकि उसके फ्यूचर में उसको एक सिर्फ़ प्लॉट मिलेगा इस्लामाबाद, मेन सिटी इस्लामाबाद में एक प्लॉट मिल जाएगा। उसकी मालिकियत क्या होगी? आज के हिसाब से 10 करोड़ रुपए हो जाएगी। वो 10 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। अगर आप लेट्स से बाहर जाके एक डॉक्टर हैं या आप एक आईटी की जॉब कर रहे हैं, तो वो 10 करोड़ तो आप लिटरली 2 ढाई 3 साल की सेविंग में सेव अप कर लेंगे। तो सीएसएस करियर इज़ नॉट दैट पावरफुल। लेकिन अगर आप मुझे कहते हैं कि यार मैं एक लोअर मिडल इनकम बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, या मैं मिडल इनकम बैकग्राउंड से भी आ रहा हूँ, और मैं पेरी अर्बन या रूरल एरिया से आ रहा हूँ, उसके अंदर डेफिनिटली सीएसएस विल गिव यू द अपॉर्च्युनिटी कि आप मेन स्ट्रीम अपर मिडल क्लास, अपर क्लास को के अंदर सेटल हो सकते हैं। सो अगेन कॉन्टेक्चुअलाइज्ड होता है। पीपल ट्राई वांट टू हैव अ वेरी फ्लैट सजेशन कि एक ऐसी चीज़ है जो कि सब लोग उसको मान लें, वो ऐसा होता नहीं है। ज़ाहिर है, मैं अगर ये कहता हूँ कि सीएसएस बहुत अच्छा करियर नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि लोग सीएसएस में जाना छोड़ देंगे। अलबत्ता कॉन्टेक्स्ट फ़र्क होगा। कुछ लोगों के लिए सीएसएस एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी होगी अपने आप को ग्रो करने के लिए। कुछ लोगों के लिए अल्टरनेट अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत सारी होंगी, जिसमें वो सीएसएस में शायद आके ग्रो उतना ना कर सकें। तो डिपेंड करता है बंदे-बंदे पे। पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम फाटा, डिस्ट्रिक्ट खैबर, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सीएसएस ट्राई कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन साथ-साथ ज़रूर देखिएगा कि अल्टरनेटिवली आप क्या-क्या कर सकते हैं, चाहे वो जर्नलिज़्म में हो, चाहे वो पॉलिसी पॉलिसी को ख़ासकर दिमाग में रखिएगा कि उसमें आपको बहुत काम मिल जाएगा। मसलन वर्ल्ड बैंक में आपको बड़ा काम मिल जाएगा पॉलिसी रिलेटेड, उसमें आपको कुछ ट्राई करना पड़ेगा। आपको किसी न किसी एक डोमेन के अंदर अपने आप को एक्सक्लूसिवली सेट करना होगा कि लेट्स से इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर, या सोशल जस्टिस पॉलिसी के अंदर वगैरह-वगैरह। लेकिन उसके अंदर पूरे-पूरे करियर पाथ्स हैं, और बड़े पावरफुल करियर पाथ्स हैं, जो कि मेरे हिसाब से सीएसएस से बहुत बेहतर हैं।
अगर आप करियर की बात करें, अब उसमें अगर लोगों के और गोल्स हैं कि यार मैं छोटे इलाके से आया हूँ, वहाँ पे मेरी फैमिली ऐसे है, तो मुझे चाहिए कि मुझे थोड़ा-सा असर-रसूख चाहिए जो कि वहाँ पे मैं यूटिलाइज़ कर सकूँ। मुझे पीपल हैव अ लॉट ऑफ अदर नीड्स एंड वांट्स। अगर वो हैं, तो सीएसएस कैन ऑलवेज़ बी यूज़फुल फॉर यू एज़ वेल। बट नॉनदलेस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डियर मुज़म्मिल, आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है रिडैक्टेड, मैं मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ। ऑस्ट्रेलिया में क्लाउड कंप्यूटिंग में मेजर कर रहा हूँ, अपने आखिरी सेमेस्टर में हूँ। मैंने जो है जी अल्लाह भला करे पाकिस्तान से कंप्यूटर साइंस किया, फ्रीलांस किया मोबाइल डेवलपमेंट में, फिर मैंने एडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेशन की ताकि मेरा क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सपर्टीज़ स्ट्रांग हो जाए। 2 साल मेरे टेम्परेरी रेज़िडेंस के स्टार्ट हो रहे हैं अगस्त 2025 में, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं एक करियर आईटी के अंदर करियर बिल्ड करूँ, रेलेवेंट एक्सपीरियंस लेकर, इवन इफ अगर उसका मतलब है कि मैं पाकिस्तान में वापस आ जाऊँ इंटरनेशनल एक्सपोज़र लेके, या मुझे कोई ब्लू कॉलर कोई ट्रेड का कोर्स कर लेना चाहिए, जो कि मुझे माइग्रेशन एजेंट सजेस्ट कर रहे हैं, जिससे मेरा जो पीआर का पाथवे है वो ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। मैं पैशनेट हूँ बहुत ज़्यादा आईटी के बारे में। पिछले दिनों मार्क ज़करबर्ग और दूसरे लोगों ने जो बोला कि एआई जो है वो डेवलपर्स को रिप्लेस कर देगी, उससे फिर मुझे क्वेश्चन हुआ कि यार लॉन्ग टर्म में क्या आईटी की जॉब या कंप्यूटर साइंस की जॉब वो यूज़फुल है भी कि नहीं? तो मैं बड़ा परेशान हूँ। एक तरफ मैं सोच रहा हूँ कि मैंने आईटी को परस्यू करना है और मैं उसको उस करियर में आगे जाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ मुझे है कि यार पीआर के लिए मैं कोई टेढ़ा-मेढ़ा कोई वो जो भी धंधा चल रहा है, मुझे ट्रक ड्राइविंग करनी पड़े या मुझे कोई और काम करना धंधा करना पड़े, मैं वो करके निकल जाऊँ। तो आप बता धंधा करना चाहिए क्या मुझे पासपोर्ट को के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए? आई डोंट नो क्यों आपको लोग कह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का सच्ची बात है कि वैसे मुझे उतना डिटेल में आइडिया भी नहीं है। मैं आपकी जगह होऊँगा तो मैं लिंक्डइन पे ऐसे पाकिस्तानी ढूँढूँगा जो कि आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और पाकिस्तान से पढ़ के इवेंचुअली आए और आके आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उनसे पूछूँगा कि उनका पाथवे क्या रहा है? मुझे नहीं समझ आ रही कि आईटी इंडस्ट्री में काम करते हुए मतलब दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईज़ीएस्ट इंडस्ट्री टू गेट अ पाथवे टुवर्ड्स पासपोर्ट। लाइक पाकिस्तान में टेक्निकल इंडस्ट्रीज़ जब भी मैंने सुना है, मेरे इर्द-गिर्द बहुत सारे लोग गए, तो उनका यही होता था कि यार आईटी वाले आसानी से चले जाते थे, बाकी बहुत सारी फ़ील्ड्स के लोग जो हैं वो बेचारे बड़े धक्के खाते थे और बड़े ख्वार होते थे और उनको बार-बार कभी मास्टर्स करना पड़ा, कभी कुछ और करना पड़ा जस्ट टू रिमेन देयर। तो आई एम वेरी सरप्राइज़्ड बट मेबी उनकी इकोनॉमी ऐसी है कि उनमें आईटी की इतनी शायद अभी डिमांड नहीं है। बट नॉनदलेस ऐसे आईटी के लोग ढूँढने आई थिंक जो जो आपकी डिग्री स्पेसिफिक है वो आपको बेहतर गाइडेंस दे सकते हैं। पर्सनली मैं डेफिनिटली ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप आईटी की इंडस्ट्री को छोड़ें और छोड़ के आप जो है जी कोई पुट्ठा-टेढ़ा रैंडम काम करना शुरू कर दें। मैं बहुत कॉन्फ्लिक्टेड हूँ क्योंकि मैं आपको 110% पहली फुर्सत में ये कहूँगा कि भैया पासपोर्ट लेकर निकलना, पासपोर्ट लिए बगैर ना निकलना। तो डेफ़िनिटली ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप पासपोर्ट को अपना कोर बना करके उसको परस्यू करें। हैविंग सेड दैट, अब जब वो चीज़ मेरी एक प्राइमरी गोल है, तब मैं देखूँगा कि यार क्या मेरे पास कोई चारा नहीं है कि मैं आईटी को परस्यू करते हुए पासपोर्ट को परस्यू नहीं कर सकता, या मेरा रिस्क ज़्यादा है। अगर तो रिस्क ज़्यादा है, तो आई वुड टेक दैट रिस्क कि मैं पासपोर्ट की जर्नी में हूँ, लेकिन स्लाइटली हायर रिस्क आईटी को ही परस्यू कर रहा हूँ। और उसको रिस्क को मिटिगेट करने के लिए मैं ऐसे पाकिस्तानियों को ढूँढूँगा जो कि आईटी इंडस्ट्री में वहाँ पे एग्ज़िस्ट करते हैं, जिनकी पीआर हुई है। उनसे मैं जॉब अपॉर्च्युनिटी के बारे में पूछूँगा, मैं वीज़ा स्पॉन्सरशिप के बारे में पूछूँगा, मैं फिगर आउट करूँगा कि पाथवे क्या होगा? व्हाट डज़ इट टेक फॉर मी टू रिमेन इन आईटी एंड बी एबल टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया टू कंप्लीट माय पासपोर्ट? अच्छा, दूसरा आपने बोला कि एआई जो है वो इन जॉब्स को रिप्लेस कर देगी। देखें, थोड़ा-सा मैंने पहले भी ये बात बोली है, थोड़ा-सा ओवर सेल कर रहे हैं। ये अर्ली 2000s के अंदर जब ये इंटरनेट नया-नया आया था ना, उस टाइम पे भी यही था कि सब बदल जाएगा, पूरी दुनिया बदल जाएगी, और उस टाइम पे जो आज का एनवीडिया है, वो उस टाइम का सिस्को था। इसी तरीके से वो पंप हुआ। सिस्को जो है वो पूरी दुनिया को कनेक्ट कर रहा था, वो इंटरनेट गेटवे था। सो एवरीबॉडी थॉट कि सिस्को इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट ट्रिलियन डॉलर कंपनी एंड व्हाट नॉट। और फिर एक टाइम पे लोगों को रियलाइज़ेशन हुई कि यार हमने थोड़ा-सा ज़्यादा शोर मचा लिया था और ये इतना ठीक है, चेंज आएगा, बट इतना रैपिडली नहीं आएगा। तो फिर इवेंचुअली आपने देखा पूरी सिस्को की प्राइस गिर गई। आप ये गूगल कर सकते हैं, ऑल ऑफ दिस इज़ अवेलेबल ऑनलाइन एज़ वेल। डॉट कॉम बबल बड़ा फ़ेमस 2001 का क्रैश कंसिडर होता है। तो मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि एआई का भी एक क्रैश इमिनेंट है। इस वक़्त जो इकोनॉमी है, जो जो अमेरिका के टेक स्टॉक्स हैं, जो मैग्निफिसेंट 7 है, वो जितने पंप हुए हैं ना, वो अनरियलिस्टिक है। वो डेफिनिटली देयर देयर नॉट अराउंड द एक्चुअल वैल्यू। और चूँकि वो इतने पंप हुए हैं, तो हमेशा जो इस तरह के लोग होते हैं, वो फिर मज़ीद आते हैं और आके बड़ी-बड़ी भड़ंगियाँ भी मारते हैं, बिकॉज़ दे हैव टू एन्श्योर कि लोगों को यही लगे कि यार फ्यूचर तो इन लोगों को पता है और ये जो एआई की गेम खेल रहे हैं, सब कुछ चेंज कर देंगे। हैविंग सेड दैट, येस, इन इट्स इवेंचुअलिटी एआई इज़ गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ वर्क रिडंडेंट, यानी कि अ लॉट ऑफ लो वैल्यू ऑपरेशनल वर्क विल बी रिडंडेंट,
लेकिन ये नहीं होगा कि बस अब एआई है, वही सारा काम कर रही है, तो बाकी लोग कहाँ जाएँ? होगा ये कि लोग जो है ना, वो अब एक्चुअल बैठ के कोडिंग करने में या वो ऑपरेशनल काम करने के बजाय, वो बैठ के स्ट्रैटेजिक लेवल के काम करेंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के काम करेंगे। एआई को आखिर में किसी न किसी ने मैनेज करना है। तो होगा ये, जो ऑलरेडी हो रहा है, मैं आई एम स्पीकिंग टू माय ब्रदर्स इन अमेरिका, तो वो यही कह रहे हैं कि पहले हम जहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल बैठ के कोड किया करते होते थे, या हमारे नीचे 2 इंजीनियर्स थे, जो कि कोड कर रहे थे, तो अब हम डायरेक्टली एआई को बोलते हैं। एआई हमारे लिए कोड करता रहता है, लेकिन एआई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं देता। हमें उसको ट्वीक करना पड़ता है कि यार इसको ऐसे कर दो, इसको वैसे कर दो, और फिर एआई को यूज़ करते हुए हम जो है वो फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। अब इसमें आपने ज़ाहिर है डेफ़िनिटली ये नोटिस किया होगा। मैंने बोला कि जो आप खुद कोड करते थे वो चेंज हो गया, लेकिन अगर आपके नीचे वाला कोई कोड करता था, तो उस बेचारे की तो जॉब चली गई। अब उसकी जॉब नहीं गई, वो अब यहाँ से निकला, लेट्स से वो माय ब्रदर इज़ इन मेटा, लेट्स से वो मेटा में था। अब वो मेटा में अगर उसकी ले ऑफ हो भी गई है ना, तो वो बंदा अब कहीं और चला गया है, जहाँ पर वो यही काम किसी और कंपनी के लिए कर रहा है। सो जॉब्स इवेंचुअली एग्ज़िस्ट करेंगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जहाँ पर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3-4 इंजीनियर्स चाहिए थे, वहाँ पर अब 1 इंजीनियर चाहिए होगा। चूँकि 1 इंजीनियर अब वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो कॉस्ट ऑफ सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम विल बिकम लोअर, और चूँकि कॉस्ट कम हो गई है, तो जहाँ पर अब 1 या 2 या 4 टॉप कंपनियाँ कर रही थी, तो अब 10, 12, 15 कंपनियाँ वो सेम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगी, एंड थ्रू दैट आप देखेंगे कि इवेंचुअली नेट जॉब्स जो हैं, वो उतनी ही रहेंगी। अब अगर कोई बेवकूफ़ है और वो जो है ना बिल्कुल ही पत्थर पे लकीर रटा-रटाया काम करता है, और उसको बस जो है ना वो है कि यार पहले डे फर्स्ट वीक इन द जॉब किसी ने बता दिया कि अगर ये हो तो ऐसे करना है, ये हो तो ऐसे करना है, तो इस किस्म का बंदा एआई से रिप्लेस होगा ही होगा। लेकिन अगर कोई स्मार्ट आदमी है, और आई एम डेफिनिटली श्योर कि आप स्मार्ट आदमी हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे मास्टर्स कर रहे हैं और आप एडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो आप ओवरऑल होलिस्टिक एक सेंस बना रहे हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है, उससे मैं क्या सॉल्यूशंस बना रहा हूँ। आप उसके अंदर डोमेन नॉलेज बनाएँगे, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के साथ काम करके, वो डोमेन नॉलेज विल बी इम्पोर्टेंट। एआई इज़ जस्ट अ ब्रेन डेड वर्कर। वो इट विल डू व्हाटएवर यू आस्क हिम टू डू। लेकिन हर डोमेन में स्पेसिफिकली लेट्स से टेलीकॉम की डोमेन है, बैंकिंग की डोमेन है, वगैरह-वगैरह, उसमें किस तरह एआई को इस्तेमाल करके किस तरह का सॉल्यूशन ड्राइव करना है, वो एक इंसान ही बताएगा। तो एज़ लॉन्ग एज़ आप अपने आप को उस एरिया के अंदर इवॉल्व करते रहें, देयर इज़ एब्सोल्यूटली नो वे कि एआई आपकी जॉब रिप्लेस करेगी, तो उसकी आप टेंशन ना खाएँ। बाकी जहाँ तक मैंने आपको बताया कि पीआर और पासपोर्ट, तो फाइंड पीपल जो कि ऑलरेडी वहाँ पे बैठे हुए हैं। अगेन पीपल डोंट फाइंड वैल्यू इन मेंटोर्स एंड दे गेट वेरी शाय एज़ वेल, कि वो लिंक्डइन वगैरह के ऊपर जाते हैं, और वो रीच आउट नहीं करते। मैं इसमें हैक मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे यहाँ लोग रीच भी बड़े गलत तरीके से करते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उन्होंने किसी को रीच आउट करना है, तो अपनी पूरी दास्तान लेकर आ जाएँगे। मुझे तो आपने भेज दिया, अच्छी बात है, क्योंकि मेरा तो स्पेस ही ऐसी है। बट अगर आप किसी को रीच आउट कर रहे हैं ना लिंक्डइन में, तो उसको आप इस तरह से ये कहानी ना लिखें। उसको बड़ा सिंपल सा बोलें, उनको बोलें, जी सर मैंने आपका देखा, आप बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बड़ा जी व्हाट एन इम्प्रेसिव वो। आई एम जस्ट लूकिंग फॉर 5 मिनट्स ऑफ योर टाइम फॉर मेंटरशिप। मैं आईटी में करियर परस्यू कर रहा हूँ। मैं इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग में आगे जाना चाहता हूँ। मैंने देखा है आप इसके अंदर हैं, तो आई वांट टू हैव अ क्विक कॉल विद यू जस्ट टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंडस्केप ऑफ द इंडस्ट्री। आप उसे बोलेंगे ना, मेरा वो पासपोर्ट फँसा हुआ है, मेरा वीज़ा, मेरा ये, मेरा वो, तो वो पाकिस्तानी अगला सोचता है, यार मैं किस खप में पड़ने लगा हूँ, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि यार ये बंदा मुझे चिपक जाएगा, और ये कहेगा, भाई ब्रदर प्लीज़ हेल्प, राइट? तो आपने बड़े एलिगेंटली आना है। आपने कहना है कि यार मेरा सब लाइफ़ सॉर्टेड है। आप एक बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड बंदे हैं, मुझे आपका थोड़ा-सा टाइम चाहिए, ताकि मैं अपनी नॉलेज में मज़ीद इज़ाफ़ा कर लूँ, और जैसे ही मेरा वो इज़ाफ़ा हो जाएगा, मैं चला जाऊँगा, मैं आपको आइंदा बॉदर नहीं करूँगा। ये वाली आपने सेंस देनी है उसको। बट इर्रिस्पेक्टिव, मेंटोर्स आर वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। मेरे से आपने ये ओपिनियन लिया, दैट्स वेल एंड गुड। मेरी तरह तरह से जो इंडस्ट्री में, डोमेन में बैठे हुए हैं, उस तरह के 10 डिफरेंट लोगों से ये सवाल पूछें। उनसे पूछें कि आगे फ्यूचर क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का? क्या करियर प्रॉस्पेक्ट्स हैं? किस किस्म की जॉब्स हैं? अभी तो मेरा टाइम है ग्रेजुएशन में, लेकिन आपके इर्द-गिर्द कोई जॉब रोल है जो कि पहले भी आया हो, बेशक अभी ओपन ना भी हो, पहले भी अगर जॉब रोल आया हो, तो मुझे अगर आप गाइडेंस दे दें कि उस तरह की जॉब रोल के अंदर घुसने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मैंने तो ये पढ़ा हुआ है, इंडस्ट्री को एग्ज़ैक्टली क्या चाहिए, क्या कोई ऐसा कोर्स है जो कि मुझे कर लेना चाहिए ताकि मैं एप्लीकेबल हो जाऊँ? क्योंकि जो एकेडमिक स्पेस में हम पढ़ रहे होते हैं और जो इंडस्ट्री में हो रहा होता है, उसमें कभी ना कभी हमेशा कोई ना कोई फ़ासला ज़रूर होता है। तो उस फ़ासले को मिटिगेट करने के लिए आप इन लोगों को रीच आउट कर सकते हैं, एक मेंटरशिप की रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। अगर किसी के साथ आपकी थोड़ी सलाम-दुआ हो जाती है, तो फिर आप उसको फर्दर व डिस्कस कर सकते हैं कि अच्छा मुझे बताएँ, अगेन एंग्ज़ायटी के साथ नहीं कि ओह माय गॉड पता नहीं क्या हो रहा है। बड़े कैजुअली जाएँ, जाके बोलें, अच्छा तो आपका आपका वीज़ा प्रोसेस वगैरह कैसा था? आपने पीआर कैसे की? अच्छा आराम से हो गया था? अच्छा कौन से प्रोसेस के थ्रू की थी? ये वो सारा का सारा। इससे आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहें। आगे जाके इवेंचुअली इट विल हेल्प यू मैन्यूवर थ्रू योर ओन सिचुएशन जब वो
पोटेंशियली मसला क्रिएट करेगी। अच्छा जी, 52 मिनट्स हो गए हैं। सॉरी यार, आज का दिन जो है ना बड़ा मैं मेरी कमर दर्द कर रही है। मैं एक्चुअली रात के 3 बज रहे हैं। मैंने बस ये निकालनी थी, जो कि शायद आई डोंट नो, मे बी इट वाज़ अ रॉन्ग डिसीजन, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने बहुत सारे सवालों को स्किम थ्रू किया है। आई डोंट नो, आई फ़ील लाइक आई वाज़न्ट एबल टू गिव इट द वे दैट यूजुअल मुज़म्मिल करता है ना, जान मार के और समझ के। बट आई डोंट नो, मे बी इट वाज़ गुड, मे बी इट वाज़न्ट। आई फ़ील अ लिटिल बिट बैड, बट जिन-जिन लोगों के सवालों का मैंने जवाब दिया, आई एम सॉरी अगर दे आर नॉट अप टू द मार्क। आई ट्राइड माय बेस्ट। इंशाल्लाह ये वाली एपिसोड के बाद ये आएगी फ्राइडे को और संडे को दूसरी एपिसोड आएगी, तो वो पे मैं अब जा रहा हूँ सोने और मैं कल ही रिकॉर्ड करूँगा। तो ख़ैर थैंक यू कि आप लोगों ने देखा और 1 घंटा मुझे सुना। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई फीडबैक है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके बताएँ। इंडियन लोग पता नहीं क्यों आते हैं मक्खियों की तरह और आके गालियाँ दे के जाते हैं, तो किसी तरीके से अगर कोई तरीका है कि मैं इंडियंस को जियो लॉक कर सकूँ ना, मुझे नहीं चाहिए वो लोग। तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में रिकमेंड करिएगा। और अगर आपके कोई थॉट्स हैं, अगर आप मेरी किसी बात से डिसएग्री करते हैं, पिछले दिनों मुझे एक ईमेल आई बहुत ही खूबसूरत। उन्होंने कहा जी आपका जो ये नैरेटिव है ना, मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, और स्टेप बाय स्टेप उन्होंने हर चीज़ का काउंटर दिया। मुझे इतना अच्छा लगा, मैं प्रोबेबली अगली वीडियो में या उससे अगली वीडियो में उनका पूरा ईमेल भी पढ़ के सुनाऊँगा। यार ये वाला मुकालमा हमें हमारे मुल्क में चाहिए। हमारे यहाँ कोई भी ओपिनियन देने का मतलब ये है कि अगर मैं ओपिनियन दे रहा हूँ, तो मैं भी ऐसे धड़ल्ले से दूँगा कि मुझे पता है तुम सारे के सारे जाहिल हो, मैं ही बताऊँगा तुम्हें। और अगर कोई काउंटर भी करेगा ना, तब भी मैं कहूँगा ओए तूने मुझे काउंटर क्यों कर दिया? यार मेरा ओपिनियन है भाई, मेरी जो जो मेरी नॉलेज है, आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, आई एम अब्सॉर्बिंग स्टफ, आई एम गिविंग आउट एन ओपिनियन। यू कैन वेरी वेल डिसएग्री विद मी एंड यू कैन वेरी वेल बी राइट। देयर इज़ एब्सोल्यूटली नथिंग रॉन्ग विद दैट। मुकालमा तो करो भाई, ओपन तो करो ये दरवाज़ा। मतलब वो लोग इतने गुस्से से आते हैं बिकॉज़ उनको लगता है कि मैं भी बहुत ऊपर से आ रहा हूँ और मैं जो है ना वो कह रहा हूँ मैं ही ठीक हूँ। तो वो पहली फुर्सत में आते हैं कि मैं चपेड़ मार के इसको बोलूँगा कि तू पागल आदमी, तुझे पता है कुछ नहीं, तू बातें कर रहा है आके। तो प्लीज़ डोंट डू दैट। अगर आप डिसएग्री करते हैं किसी चीज़ से, आई वुड लव टू हियर योर डिसएग्रीमेंट, बिकॉज़ डिसएग्रीमेंट में दिमाग खुलता है। एग्रीमेंट में तो तालियाँ बजती हैं, लोग आगे चले जाते हैं। मज़ा तब आता है जब, मतलब मेरा बचपन पूरा गुज़रा है लोगों से आर्ग्यूमेंट करते हुए। कोई मुझे बंदा मिल जाता था पीटीआई का फॉलोवर, मैं कहता था यार इमरान खान वैसे, आखिर में तो वो मिल गया ना वही पिंडी वाले लोगों से। तो वो फिर उसपे शुरू हो जाता था, फिर मैं काउंटर, काउंटर, काउंटर। कोई नून लीग वाला मिले बिल्कुल फ्लिप। तो बड़ा मज़ा आता है हमेशा, जो है ना आप डेविल्स एडवोकेट प्ले करते हैं, आप क्रिटिकल थिंकिंग का यही वो होता है कि हर चीज़ को क्वेश्चन करो, हर चीज़ का अल्टरनेट निकालो, लेकिन उसको एक सिविल तरीके से करो, एक 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 सॉर्ट ऑफ क्यूरियस तरीके से करो, एक एकेडमिक तरीके से करो, बजाय इसके कि ईगो के साथ करो। ईगो एक बहुत ही बुरी चीज़ है, अनफॉर्च्यूनेटली भरी हुई है, कूट-कूट के भरी हुई है हमारे पाकिस्तानियों में। मेरे अंदर भी बहुत दफ़ा आ चुकी है, और मैंने उसके ऊपर बहुत काम किया है। मैंने उसमें बहुत सेल्फ अवेयरनेस लेकर आया हूँ, और जब मैंने अपनी ईगो को लगाम दिया है, तो मेरी उसके बाद जो ग्रोथ हुई है ना, इट हैज़ एब्सोल्यूटली बीन मैग्निफिसेंट। आई विश के लोगों को मैं समझा सकूँ कि यार ईगो क्या है और उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। बट आई होप जो सुन रहा है उसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ें, थोड़े फ़लसफ़े में जाएँ, व्हाट इज़ ईगो? ईगो को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, क्यों वो एक इंसान के लिए बुरी होती है, वगैरह वगैरह। बट यहाँ पर मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मेरा नाम सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी है। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे आस्क मुज़म्मिल, और मैं आपसे मिलूँगा अब संडे वाले एपिसोड में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा हाँ, सॉरी, अल्लाह हाफ़िज़ से पहले मैंने आप लोगों को कॉल टू एक्शन नहीं दिया। मेरी एक अदद कम्युनिटी है सर, वो बड़ी एक्सक्लूसिव सी है, उसमें 30, 40, 50 लोग हैं, और 10-12 लोग हम मज़ीद और ले रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप कोई डायरेक्टली मेरे से सवालात करना चाहते हैं, अगर आप कोई इंटरेस्टिंग डिस्कशंस में आना चाहते हैं, हम बहुत सारे फ़लसफ़े की बातें करते हैं, सॉर्ट ऑफ मैं उसको एक लाइफ़स्टाइल कम्युनिटी बना रहा हूँ, उसमें हम फ़िटनेस भी कर रहे हैं, उसमें हम इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं, उसमें हम करियर ग्रोथ और उसके बारे में भी देख रहे हैं, हम पूरी दुनिया में क्या चेंजेज़ आ रही हैं, क्या अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। कुछ काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग गेस्ट्स को भी लेकर आते हैं, इमिग्रेशन रिलेटेड वगैरह, वगैरह। तो अगर आप उसको जॉइन करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी कनेक्टेड टू लाइक माइंडेड, स्मार्ट, ग्रोथ ओरिएंटेड ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड अंडरसीज़ पाकिस्तानीज़ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आप उसको जॉइन कर सकते हैं। $50 पर मंथ की सब्सक्रिप्शन है, बट यू कैन जॉइन इन एंड गेट अ 40% ऑफ बाय यूजिंग TBT40। आपको 40% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 6 मंथ्स का डायरेक्ट फ्लैट उठा लेते हैं पैकेज, तो आई थिंक $30 के बजाय आपको $25 का पड़ेगा आफ्टर डिस्काउंट, एंड यू विल आल्सो गेट अ वन ऑन वन कॉल विद मी फॉर 30 मिनट्स। एंड अगर आप 1 साल का बुक करवा लेते हैं, तो आपको सिर्फ $20 का पड़ेगा पर मंथ। टोटल आई थिंक $240 पड़ता है आफ्टर डिस्काउंट, और आपको 1 आवर का वन ऑन वन सेशन भी मिलेगा, डेडिकेटेड, एंड देन आपको जो है वो अल्लाह भला करे, आपका कम्युनिटी एक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा। बट इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑलवेज जॉइन। थैंक यू, सॉरी मैं भूल गया था। आई हैव टू गिव दिस कॉल टू एक्शन इन एवरी वीडियो, बट एनीवेज थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू, अल्लाह हाफिज़, बाय।